नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि आज मैं एक वीडियो आपके सामने अपलोड करूँगा, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो 8113 पद हैं, उन पदों के रिगार्डिंग जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो जो आपके लिए काम आएंगी आने वाले समय में, उन सब के बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। रेलवे ने अभी एक वैकेंसी निकाली है जो आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लिखा हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन नंबर CEN नंबर 05/2024 करके दिया गया है। तो ये आपके सामने एक वैकेंसी है। आगे चलते इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या, और इसमें एक पॉइंट लिखा रहता है हमेशा रेलवे में कि आप जो है वो किसी भी ब्रोकर्स और कोई जॉब रैकेट्स हो उसके झांसे में ना आए, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, ये सब लिख के देता है रेलवे। आगे चलें तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का टेबल भी यहाँ पे बना के दिया है नोटिफिकेशन में कि क्या क्या चीज़ें हमने कौन कौन से पेज नंबर पे डाली हैं। तो जो जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि सबसे पहली बात होती है इंपॉर्टेंट डेट्स की, क्या क्या डेट्स आपके सामने दी गई हैं तो उनकी बात की जाए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्म जो आए हैं हमारे, ये कब से आए हैं। तो हमको पता चल गया कि 14/9 से आए हैं। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, क्लोजिंग डेट क्या है 13/10 11:59 तक रात्रि। फीस पेमेंट आप 14/10 तक कर सकते हैं और 15/10 यानी कि 2 दिन आप लास्ट में जाके जब फॉर्म फिल आपने कर दिया, अप्लाई कर दिया, अगर आपकी फ़ीस बाय द वे नहीं कटी है तो आप 14 और 15 तारीख को आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का भी यहाँ पे इस बार रेलवे आपको चांस दे रहा है। मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फॉर्म को 16 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, यानी कि 25 अक्टूबर तक, यानी कि इस तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा जाएगा। वो अभी यहाँ पे ओपन नहीं किया है। क्या चीज़ ओपन की है उस बात को समझ लेते हैं। डेट्स फॉर CBT यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। डेट फॉर CBT and other stages of recruitment process shall be intimated from time to time through the website of the railway recruitment board as listed at para number 20। इसमें दे रखा होगा ऑफ नोटिफिकेशन में। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि हम जो भी आपका प्रोसेस में आगे कराएंगे, यानी कि एग्ज़ाम कराएंगे, प्रीलिम्स कराएंगे, मेंस कराएंगे, टाइपिंग जो भी कराएंगे, वो टाइम टू टाइम हम वेबसाइट पर डालते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप सभी को चलना है। अब पोस्ट क्या क्या है, सबसे बड़ी बात है पोस्ट की बात करें तो सबसे पहली पोस्ट, भयंकर पोस्ट जो है वो चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। ये लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि 4200 ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलता है। इसकी मेडिकल कैटेगरी की भी बात करूँगा। मेडिकल कैटेगरी इसकी B2 है। क्या क्या होता है B2 में वो भी हम बात करने वाले हैं। दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर। भोकाल रहता है ना, स्टेशन मास्टर का नाम सुनते हैं कि भाई पूरे स्टेशन का मालिक होता है और ये है भोकाल है इसका, तो स्टेशन मास्टर ये भी लेवल 6 की जॉब है। ठीक है। तीसरा है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको आप सुना होगा आपने कि गुड्स गार्ड बोल देते हैं ना, आपने सुना होगा कि ट्रेन में पीछे गार्ड होता है, तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है। तो ये ट्रेन मैनेजर की जो वैकेंसी है इसकी बात करें तो ये लेवल 5 की, यानी कि 2800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलता है। एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। भाई अगर इस पोस्ट की बात करें ना तो ये पोस्ट है दमदार वाली पोस्ट, यानी कि पैसा भी है, लेवल 5 की जॉब है, 2800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलता है और सैटरडे संडे आपको यहाँ पे ऑफ मिलेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप रहेंगे। ठीक है। आने वाले समय में आप ADFM के एग्ज़ाम को दे सकते हैं 2-3-4 साल बाद। ठीक है। तो ये आपको एक ऐसी पोस्ट मिलती है जिसमें आपको मतलब स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेवल 5 2800 ग्रेड पे आपको यहाँ पे मिलेगा और ठीक ठाक यहाँ पे सैलरी रहेगी। सैलरी की भी बात करूँ कितनी सैलरी बनती है कितनी नहीं बनती। और एक पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये भी भैया लेवल 5 की जॉब है। ये रेलवे का असली बाबू होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रेलवे का बाबू, तो ये वही है। तो ये 5 पोस्ट आपके सामने देखने को मिलती हैं, जिसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट।
ये सब पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है, इन सब का पोस्ट का मैं एक एक बंदे का इंटरव्यू भी आपके सामने लेकर आऊँगा। ये मैंने एक सोचा है कि एक मुहिम मैं स्टार्ट करता हूँ कि जो बंदा खुद इस चीज़ में जॉब कर रहा है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो जॉब कर रहा है, स्टेशन मास्टर की जो जॉब कर रहा है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो जॉब कर रहा है, उनका ही मैं डायरेक्ट उन्हीं लोगों का इंटरव्यू यहाँ पे आपके साथ लेकर आऊँगा। तो वो सब बताएंगे आप अपने बारे में, लेकिन मैं जॉब प्रोफाइल की वीडियो भी बनाकर डालूंगा एक एक, कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का काम क्या होता है, क्या काम इसका करता है, क्या नहीं करता, स्टेशन मास्टर कैसे काम करता है, कितनी छुट्टी मिलती है, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, कितने रेलवे के पासेस मिलते हैं यहाँ पर। तो ये सब बातें मैं यहाँ पर करने वाला रहूँगा आपसे। लेकिन आज जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है, ये सब यही है कि मैं जितनी भी पोस्ट है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताऊं, और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कैसे नहीं करना है, उन सब के बारे में मैं आपको डिटेल एनालिसिस करके यहाँ से जाऊँगा। चलिएगा थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे हमारे क्या दिया गया है इसमें, आगे चलेंगे कि डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ए ग्लेंस, जो मैं आपके सामने बोल चुका हूँ अभी जस्ट, उसकी बात करें। बात करते हैं कि एज की, एज मैटर करती है यहाँ पे। एज मैटर क्यों कर रही है? क्योंकि इस बार एज एक्चुअल होती कितनी, 18 से 33 होती है, लेकिन 3 साल का जो कोरोना काल आया था, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि कोरोना काल की वजह से 3 साल का हम आपको एक्सटेंशन देते हैं एज में, तो 33 की जगह अब 36 साल आपको यहाँ पे एज मिल जाती है, लेकिन वो एज कैलकुलेट होती है 1/1/2025 को। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखो मैंने पहली पोस्ट बता दी अभी आपके सामने, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6, 35,400 बेसिक पे होगा। इस पर डीए लगता है, एचआरए लगता है, ठीक है, डीए एचआरए आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मिलने के बाद और तमाम अलाउंसेज होते हैं, टीए होता है, आपका ड्रेस अलाउंस होता है, आपके रनिंग अलाउंस होते हैं, ये सब मिलने के बाद ठीक ठाक यहाँ पे सैलरी बन जाती है। B2 मेडिकल है, स्टैंडर्ड जो है मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होगा, 18 से 33 है। मैंने वही बताया कि 33 रहेगी, लेकिन एज पर एप्लीकेबल दिस CN, यानी कि अगर बात करें कि 18 से 36 की बात कर रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ मैं, 18 से 36 3 साल का जो आपको एक्सटेंशन एज में दिया गया उसकी बात कर रहा हूँ। 1736 यहाँ पर वैकेंसी है। और दूसरी पोस्ट स्टेशन मास्टर लेवल 6, सेम, बस मेडिकल का यहाँ पे चेंजेस आएगा। A2 B2 में ये अंतर रहता है कि A2 मेडिकल थोड़ा सा हार्ड होता है, इसके बाद A2 के बाद A3 मेडिकल भी आता है, फिर B1 आता है, फिर B2 आता है, फिर C1 C2 करके मेडिकल आपको रेलवे में मिलते हैं। और C2 जो मेडिकल होता है वो सबसे लोअर कैटेगरी का मेडिकल होता है, जो आपको किसी पोस्ट में यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में भी देखने को मिल जाएगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये 29,200 बेसिक होता है, इसका भी 29,200, तीनों का 29, तीनों की तीनों पोस्ट लेवल 5 की हैं। देखो मेडिकल स्टैंडर्ड बात करें तो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर में दोनों के दोनों में A2 मेडिकल यहाँ पर मांगा जाता है। जो कि अगर मैं बात करूँ कि क्या चीज़ों में ज़्यादा डीप जाने की कोशिश करता है रेलवे, तो रेलवे सबसे ज़्यादा कोशिश करता है जाने की कि आँख जो होती हैं बंदे की वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, आँखों के मामले में बहुत ही बेस्ट होना चाहिए बंदा, क्योंकि स्टेशन मास्टर का काम ही रहता है उसको किसी प्रकार की कोई आंखों संबंधी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेम गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात है, क्योंकि उसका भी भाई रनिंग काम है, वो जाता रहता है ट्रेन में पीछे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आंखों के मामले में थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है मामला। ये दो पोस्ट मैंने आपको बताई थी 4th नंबर पे और 5th नंबर पे। इन दोनों का काम कुछ नहीं है, ये लिखा पढ़ी का है, ये आपने आंखों पर चश्मा लगाकर भी काम को कर सकते हैं, इसलिए इनका मेडिकल C2 रहता है। और इनकी आइज में अगर आपको डायोप्टर का लेंस भी है तो लेंस से भी काम चल जाता है। वैकेंसी की बात करें आपके सामने बिल्कुल 100 है वैकेंसी, 944 वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है। और बात करें सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार जो देखने को मिली है, वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है आपके सामने, देखिएगा गुड्स गार्ड की। गुड्स गार्ड की 3144 वैकेंसी आपके सामने है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की 1507 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 वैकेंसी। चलते हैं आगे इसी वीडियो में। देखो मैं आपको बता भी रहा था अभी कि भाई जो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो सीधा यहीं पे लिखा है, दिस इंक्लूड ए रिलैक्सेशन इन द एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, नोट इसमें रिजर्वेशन दे दिया, SC ST OBC जो भी है इनके लिए जो भी रिजर्वेशन रहता है वो यहाँ पे आपको एप्लीकेबल है। और आगे चलते हैं सीधे सीधे। इसमें कह दिया कि भैया 13/10 को जो है
रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो वेट ना करे कि भाई लास्ट डेट को करूँगा और ये करूँगा वो करूँगा, उससे पहले ही अपना काम निपटा के फारिग हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने क्या बोला, कैंडिडेट के पास क्या होना चाहिए, अपना मोबाइल नंबर, अपनी वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, और एक्टिव एंड इंटरनेट ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें, मतलब उसके पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो एक्टिव रहती है, जिससे क्या है कि रेलवे उनसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकता है, वो चीज़ें होनी चाहिए। चलते हैं आगे। आगे क्या है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगेगा, वो चूसन आरआरबी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बाद आप आगे जाके प्रोसेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात मैंने आपसे करी, और जो एग्जाम सिटी भी आप वगैरह चूज करेंगे, वो फॉर्म फिल करने वाली बात अभी थोड़ी देर बाद में करूँगा। ठीक है, तो बैंड आइटम्स क्या है, पेपर्स में क्या क्या बैन है, वो तो आप सभी जानते ही हैं, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे कुछ, तो बैन आइटम्स क्या क्या रहते हैं। यहाँ पे टीसीएस इसका एग्जाम कराते हैं, तो समझ ही जाइएगा आप क्या क्या होने वाला होगा। अगर आपने हाथ में थोड़ी बहुत भी चीज़ें बांधी हैं तो वो सब कटवानी पड़ती हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम। मेन फैक्टर है ये इस वीडियो का कि एग्ज़ाम जो है उसका कैसे निवारण किया जाए, कैसे उसको निकाला जाए, ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। तो स्टेज ऑफ एग्जाम, तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के जो स्टेज होते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम होता है प्रीलिम्स, जिसको हम CBT 1 भी बोल देते हैं। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम जो है उसकी बात करें तो वो सब लोगों का एक कॉमन एग्जाम होता है। हम कॉमन एग्जाम उसको बोलेंगे तो सब लोग उसी को देंगे। देर shall be 2 state कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT फॉलोवेड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये CBAT होता है। टाइपिंग स्किल टेस्ट कहाँ पे होता है, सब बात करने वाले हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, ध्यान से समझिएगा। देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है केवल ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए। स्टेशन मास्टर की पोस्ट का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, मैंने अभी बताया था, लेवल 6 की जॉब है, बेहतरीन नौकरी है, भौकाल रहता है अपना भाई। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है, इसमें अगर बात करें तो इसमें एक साइको टेस्ट बोला जाता है। इसको अगर आम भाषा में बात करूँ तो साइको टेस्ट होता है। आपको क्या होता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ फिगर्स वगैरह दिखाई जाती हैं, उसको आपको आइडेंटिफाई करके फिर आपको उसी चीज़ को टेस्ट के रूप में दिया जाता है, और आपकी मेमोरी जो बिल्ड पावर है उसको देखा जाता है कि ये बंदा कितना बिल्ड पावर को रखता है, यानी कि मेमोरेबल जो है इसके ठीक है या नहीं है। ठीक है, टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इनके लिए अब टाइपिंग दिया जाता है। तो टाइपिंग का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बाबूजी हैं। अब बाबू के लिए टाइपिंग तो चाहिए ना, तो बाबू तो टाइपिंग का ही काम करेगा। तो ये दोनों लोग जो हैं ये बेहतरीन नौकरी करते हैं अपना, मतलब इनका जो रेस्ट वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। और 2 दिन अगर ये DRM ऑफिस में कहीं काम कर रहे होते हैं तो 2 दिन का अवकाश एक सप्ताह में लेते हैं। सैटरडे संडे इनका ऑफ रहता है, बाकी 30 LAP 10 CL जो कि रहता ही है, उसमें सबका लोग इनका रहता है। ठीक है, फॉर गुड्स मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जैसे टू स्टेज CBT ओनली, यानी कि इनके बस प्रीलिम्स और मेंस देना है, इनके अलावा कुछ नहीं देना है। हालांकि इन दोनों की इसीलिए कट ऑफ थोड़ी सी जाती है, मतलब और की अपेक्षा थोड़ी सी ऊपर जाती है। तो ये दोनों पोस्ट ऐसी हैं जिनमें ना टाइपिंग की जरूरत है ना साइको की जरूरत है, दोनों को ऐसे ही आप दे सकते हैं। कौन कौन सी है, गुड्स ट्रेन मैनेजर और कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। आगे चलते हैं। अब इसने RRB ने इससे लास्ट टाइम भी सेम ऐसी ही बात की थी, इस बार भी सेम ऐसी ही बात कर रहा है। इसने कहा है कि मैं जब प्रीलिम्स कराऊंगा, प्रीलिम्स के बाद मैं क्या काम करूंगा, 15 गुना बच्चे मेंस में बुलाऊंगा। ठीक है, जब मैं मेंस कराऊंगा तो जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है और जो CBAT यानी कि कहने का मतलब जो साइको टेस्ट है, उन दोनों के लिए मैं 8 गुना बच्चे बुलाऊंगा। तो उसने सीधा सीधा यही बोल दिया, जो पिछली बार के नोटिफिकेशन में था उसमें कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, सेम टू सेम पिछले वाले नोटिफिकेशन में 1/3 की है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें तो जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब छोटे छोटे इशू हैं। अगर कहीं पे इशू होता है तो मैं उसको यहाँ पे तुरंत आपको बोल देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं कि जो लोग अपना भरेंगे, जो फॉर्म वगैरह भरेंगे, जो माता पिता का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो हमेशा ऑल अदर्स एग्ज़ाम के हिसाब से, यानी कि आप हमेशा जो है वो 10th की ही मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें ठीक है भरिएगा। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सब होने चाहिए, वो सब लीगल ही होते हैं। विदाउट इनलीगल में जाएगा तो फिर फंसेगा ही। आगे चलते हैं।
अच्छा, ये सब होने के बाद सीधा सीधा फिर आदमी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देते हैं और उसके बाद सीधा आपका पैनल बनता है। पैनल के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर से आप फिर जाके ज्वाइन कर लेते हो। चलिएगा, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल आल्सो बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट एंड पार्टिसिपेट आरआरबी। यानी कहने का मतलब वही है कि हम जितनी भी डेटेड्स हैं वो सब आपके सामने आगे पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करेंगे, भाई करना पड़ेगा इनको, अभी तो कैलेंडर भी निकालना पड़ेगा। आगे चलते हैं भाई, इसमें क्या क्या चीज़ें और गई सब जनरल इंस्ट्रक्शन में। पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग ऑर्डिनरी आपको जिस भी आप जोन को यहाँ पे भर रहे होंगे उसमें जितने भी डिविजन्स होंगे उन डिविजन्स में से आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग होने वाली है। तो आगे चलते हैं, फीस की भी बात करेंगे, फीस जितनी है वो सब यहाँ पे दी गई है। वैकेंसीज की बात करेंगे, वैकेंसीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी देखने को। तो आइएगा, क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड, बेहतरीन पॉइंट है ये इस वीडियो का कि मेडिकल स्टैंडर्ड सर क्या होने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेडिकल स्टैंडर्ड A2 किस किस में था आपको पता होना चाहिए। गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर में A2 मेडिकल, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, यानी कि आदमी फिजिकली फिट हो, टूटा फूटा ना हो, कहने का मतलब है ना। डिस्टेंस विजन 6x9 चलेगा विदाउट ग्लासेस, नो फॉगिंग टेस्ट, कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होगा। नियर विजन की बात करें तो 0.6 विदाउट ग्लासेस चल जाएगा। मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे बड़ी चीज़ है कलर विजन, और ये आपका बात किया जाए तो, और ये बाइनोकुलर विजन वाला, नाइट विजन और मायोपिक विजन, ये 3-4 पॉइंट मैंने को पहले ही बताया था कि A2 मेडिकल में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसने कह दिया कि भाई फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, आदमी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए फिजिकली। उसके बाद इसने कहीं भी जिक्र नहीं किया किसी और पार्ट्स का बॉडी के। भाई एक ही बात की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा आंखों की बात, और आंखों की बात यहाँ पर हो रही है तो इसका मतलब ये आंखों के बारे में थोड़ा सा डिटेल जाना चाहता है। आगे चलें, A3 मेडिकल तो इस जो अभी वैकेंसी आई है उनमें किसी में भी A3 मेडिकल का कहीं जिक्र नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसने दिया है तो मैंने आपके सामने बता दिया 6x9। लेकिन इसने कहा कि भाई लेंस चलेगा, विद लेंस चलेगा। अगर लेंस चलेगा तो वो कितना चलेगा, ओनली 2 डायोप्टर का, 2 डायोप्टर का लेंस चलता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वही है, उसने कहा भाई कलर विजन नहीं चलने दूंगा, बाइनोकुलर विजन नहीं चलने, नाइट विजन और मायोपिक विजन नहीं चलने दूंगा, इसमें मैं आपको बाहर कर दूंगा। आपने भले सी लेंस लगा लेकिन आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए, जो कि अनुवांशिक होता है ना, ठीक है। आइएगा इधर चलते हैं। अब मैंने कहा भाई और क्या क्या चीज़ें हैं B2 मेडिकल में। B2 मेडिकल क्या है, B2 मेडिकल में बोला इसने कि भाई अगर डिस्टेंस विजन 6x9 और 6x12 है तो चलेगी तेरा विदाउट ग्लासेस। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि भाई मेरे को चश्मा लगा हुआ है तो चश्मे का नंबर 4 डायोप्टर तक होना चाहिए, नियर विजन वही होना चाहिए, विदाउट ग्लासेस विद ग्लासेस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, यानी कि जब आप रीडिंग कर रहे हैं और क्लोज वर्क कर रहे हैं उसकी ज़रूरत है आपको, चश्मा लगा के भी अगर आपको पास का दिख रहा है तो चलेगा, ठीक है। मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड ऑफ विजन, यानी कि बाइनोकुलर विजन चाहिए इसमें बस, यानी कि वो पास करे। इसमें कोई कलर विजन वगैरह का भी इतना मतलब चलता नहीं है, लेकिन देखेगा वो आपको चेक करेगा और रेस्पेक्ट करेगा ना, ठीक है। अगला पॉइंट की बात करें C2, जो कि सबसे भद्दा मेडिकल है रेलवे का। इससे आसान मेडिकल रेलवे में कोई नहीं होता। आदमी सीधा साधा दिखाई दे रहा हो, उसके बाद जाएगा 6/12 की होनी चाहिए विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि विद ग्लासेस भी अगर 6/12 लिए हुए ना आप तो चलेगा भाई, है ना। तो कंबाइंड भी देखो इसने कह दिया यार कि बस तुम पढ़ने में ठीक हो, ग्लासेस भी इसने कोई वर्नाकुलर विजन नहीं दिया, कलर विजन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो सीधा सीधा समझ ही जाइएगा चलता है। हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपने लेसिक सर्जरी आपने करा रखी है तो लेसिक सर्जरी के बारे में मैं बात करूँ तो लेसिक सर्जरी 2 ही जगह आपको अप्लाई होती है, 2 ही जगह आपकी मतलब मान्य है, वैलिड है। तो एक तो B2 में और एक C2 में, ये 2 जगह आपको लेजिक सर्जरी अगर आपने करा रखी है उसके बाद आपकी विजन ठीक है तो आप चल जाएंगे। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर जिस दिन आपकी मेडिकल डेट है और मेडिकल डेट से आपने अगर 1 साल पहले कराई, 1 ईयर पहले आपने कराई है तो आप इसमें आराम से भर्ती हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है कि आपने लेजिक सर्जरी वगैरह करा रखी है तो आप इजीली इसमें भर्ती हो सकते हैं, लेकिन 1 साल का गैप होना चाहिए। और जब आपने वो लेजिक सर्जरी की तो उसके आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, एक प्रॉपर और वैलिड डॉक्टर्स के, तो वो आप लेकर जाएंगे तो उससे आपको यहाँ पे मेडिकल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आगे चलते हैं। इसने ये जो मैं अभी जिक्र किया आपके सामने लेजिक सर्जरी वाला, शायद यही पॉइंट आपके सामने दिया गया है। उसने कहा भाई कि हम लेजिक सर्जरी जो है वो हम पास नहीं करेंगे, नॉट एलिजिबल होगा आदमी A2 और फिर A3 में। लेकिन हाँ, अगर आपने लेजिक सर्जरी करा रखी है तो B2 और C2 में वो बच्चा पास हो जाएगा। इसमें दिखा रहा है आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट हैविंग प्रोसीजर ऑफ मेडिकल स्टैंडर्ड B2 एंड C2। ओके। एनेक्सर 8 में क्या चीज़ें दी गई हैं वो भी मैं बताऊंगा। एनेक्सर 8 में इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सब चलेंगे आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप, भाई वो कह रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। नेपाल वाले और भूटान वाले भी यार इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेपाल भूटान का कोई आदमी अगर NTPC में भरता होना चाहता है तो वो हो सकता है, उसको भी यहाँ पर जॉब दी जाएगी अगर वो कट ऑफ पार करता है तो, एज ए जनरल कैंडिडेट। ओके। एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट आपके सामने बात है अभी मैंने बताई थी कि 1/1/2025 को आपको एज आपको कितनी होनी चाहिए, 18 साल मिनिमम और 36 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा, सीधा सीधा इसने ग्रुप दे ही दिया कि अगर आप एक UR और EWS कैंडिडेट के तो आपका जन्म 1989 से पहला नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1989 से पहला नहीं होना चाहिए। और भैया बात करें कि अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल लेयर हैं तो आपको 1986 से पहला नहीं होना चाहिए। SC ST वाले को 1984 से पहला नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल कम्युनिटी और यहाँ पर कम्युनिटी कैटेगरी किसके लिए बात कर रहा है ये, लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो फॉर ऑल कम्युनिटी एंड कैटेगरी 1/1/2007, यानी कि ये 1/1/2007 के बाद का जन्म यहाँ पर नहीं होना चाहिए। किसी भी कैटेगरी की बात करें, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम ही कंडीशन है, कोई इसमें मेल फीमेल के लिए चेंजेस नहीं है। ठीक है। लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन जॉब है, 2 जॉब आपको मैंने बताई, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, दोनों की दोनों पोस्ट जबरदस्त पोस्ट है, बेहतरीन नौकरी है, ऑफिस की नौकरी है। आपको सुबह 10 बजे जाना है, 5:30-6 बजे अपने घर वापस आ जाना है। वही मैंने जो आपको बताया था कि कितना रिलैक्सेशन है वो सब आपके सामने यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने से कोई फायदा यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है, वो सब मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। भैया किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी आप जो भी आपकी मतलब जिस भी साइड से आपने किया, साइंस से किया है, चाहे आर्ट से किया है, चाहे किसी भी चीज़ से आपने अगर ग्रेजुएशन करी है, आप एक ग्रेजुएट बंदे हो तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा, इजीली आप इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फीस की बात करें भाई साहब की फीस कितनी है सर, फीस अगर बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन टू सीरियल नंबर 2, वो बात की बात है। लेकिन आपको 500 रुपये फीस जमा करनी है अगर आप एक जनरल कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है और EWS कैंडिडेट है, तो इसको आप 500 रुपये फीस करनी है। जब आप फर्स्ट एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेज में बैठना है, उसके बाद आपके 400 रुपये वापस हो जाते हैं, ऐसा होता है, रियल है ये बात। ठीक है, तो 400 रुपये वापस, यानी कि 100 रुपये आपके पास रखता है, वो 400 रुपये जो है वो रखता है कि आपकी एक सिक्योरिटी मनी है, वो आपने SD डिपॉजिट कर दिया, बस उसके बाद वो वापस कर देता है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट और जो SC ST ट्रांजिट एक्स सर्विसमैन SC ST इन सब के लिए 250 रुपये है। और इनका भी क्या होता है कि भाई 250 रुपये जो है वो रिफंड कर दी जाती है पूरी की पूरी, कब, जब आप एग्जाम दे देते हैं। 100 रुपये रखता है ये जनरल OBC EWS वालों के। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ देखो जनरल को इसमें फीस में यहाँ पे मेल और फीमेल में थोड़ा सा आपको कंसेशन देखने को मिला, बाकी एज वगैरह में ऐसा कुछ कंसेशन देखने को नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, कैसे काट सकते हैं, ऑनलाइन आप फीस काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। क्लोजिंग ऑफ मैंने सबसे पहले डिस्कस कर दिया। EBC क्या है, EBC भाई साहब बात करें EBC की तो EBC एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका मतलब इनकम जो है, इनकम सर्टिफिकेट आपका 50,000 से नीचे का होना चाहिए। तो उसको लगाकर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट भी हैं, EWS भी हैं या OBC भी हैं, तो अगर आप EBC कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि आपका जो फैमिली इनकम है वो 50,000 से बिलो है, यानी कि 50,000 से कम है, तो आप उसको लगाकर अपनी फीस में कंसेशन कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पे 250 रुपये की बात करेगा, आपसे 250 रुपये में आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे और वो 250 रुपये आपके रिफंड हो जाएंगे। आपको मतलब ये बोला है कि ये व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आता है, ऐसा कुछ माना जाता है, गरीबी रेखा में आता है। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन वगैरह वो SC ST का वो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको पता ही है, कट ऑफ सबकी अलग अलग लगेगी SC ST की। और ये EWS वाला जो आप तमाम वीडियो पढ़ी हैं यूट्यूब पे, EWS के लिए क्या क्या करवाना पड़ता है, EWS अपना बनवा लीजिए। लेकिन अगर आप इसमें EWS से फिल कर रहे हैं तो EWS का ही आप जो फॉर्मेट है वो रेलवे वाला फॉर्मेट यहाँ से निकाल लीजिएगा। और इसमें एनेक्सर में दे भी रखा होगा शायद यहाँ पे कि कौन से एनेक्सर में है,
तो NX नीचे दे रखा होगा EWS का फॉर्मेट, अभी इसी में है 80 पेपर है, तो इसमें कहीं ना कहीं EWS का फॉर्मेट है, उसको निकाल लीजिएगा प्रिंट और जाके आप अपना बनवा लीजिएगा, ठीक है। एनेक्सर 3 लिख दिया है ना, मैं जिक्र ही कर रहा था आपके सामने अभी एनेक्सर 3 की बात, तो यही दे रखा है। वो जो उसने बोला कि भाई किससे नीचे नहीं हो, इससे नीचे अगर आप किसी से बनवा लेते हैं तो यानी कि तहसीलदार से नीचे वाला आपका काम नहीं करेगा, वो बेकार है फिर, है ना। तहसीलदार से नीचे के आप पटवारी से बनवा के ले जाओ तो कोई फायदा नहीं है उसका, तहसीलदार लेवल का आदमी होना चाहिए, तो उससे तो बनवाएंगे तो ही आपका फायदा होगा, वो तो ही आपका चलने वाला है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए यहाँ पे आपसे जिक्र किया गया है। आगे बात करते हैं एक बड़ा मुद्दा अपना आएगा अभी जो एग्जाम का है या सिलेबस का, जो हम बात करेंगे उसकी बात करेंगे। देखो ये BH और OH जो भी मतलब ये फिजिकल हैंडीकैप PWD कैंडिडेट कौन होते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है क्या क्या उनके लिए चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हम सीधा पॉइंट पे जाते हैं कि भाई अब हम एग्ज़ाम की बात करेंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ से बनाने के लिए बोल रहा है, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी समझ में आ ही रही होंगी बातें। ज़्यादा अगर यहाँ पे क्या होता है स्पीड वगैरह अगर मेरी तेज़ हो तो थोड़ा सा आप वीडियो को स्लो कर लेना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेना है मेरे को, मिनिमम टाइम में ज़्यादा चीज़ें समझानी। अगर आपको वीडियो मेरी स्पीड स्लो लग रही हो तो 2x पे भी वॉच कर सकते हैं आप, ये यूट्यूब का फीचर है, इसको आप यूज़ करिएगा, है ना। चलिएगा, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आपके एग्जाम में होने वाला है, तो फर्स्ट स्टेज एग्जाम जो बेहतरीन टॉपिक है यहाँ पर, बेहतरीन पॉइंट है यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेज एग्जाम में जिसमें आपको 90 मिनट मिलती है और 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलती हैं, जो कि मोर देन इनफ होता है टाइम। अगर आप अच्छी एक प्रिपरेशन में हैं तो जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आते हैं आपको यहाँ पे, GK GS साइंस हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबको मिलाकर, आर्ट एंड कल्चर स्टैटिक GK वगैरह सबको मिलाकर भाई साहब जनरल अवेयरनेस के आपको टोटल 40 क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप मैथ रीजनिंग में अच्छा पकड़ बना के जाते हैं तो आप अगर जनरल अवेयरनेस में वही 50% से 60% या 70% तक स्कोर करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, जिससे आपका प्रीलिम्स निकलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें प्रीलिम्स में भी रहती है और मेंस में भी वही रहती है, दोनों की बात करें दोनों में वही सेम निगेटिव मार्किंग रहती है। अब यहाँ पर बात करें कि भाई अगर आपने यहाँ पे 90 नंबर भी ले रखे हैं और एक बच्चे ने 70 नंबर भी ले रखे हैं और कट ऑफ अगर 67 नंबर पे जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि 90 वाले को ज़्यादा फायदा मिलेगा और 70 वाले को ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का एक होता है, इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है और क्वालिफाई करने के बाद आप यहाँ पे CBT 2 के लिए जाएंगे, और जिसमें कि आपको मैंने भी बताया था 15 गुना बच्चे यहाँ पर लेकर आते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि OBC ये सब तो दे ही रखा है उसमें, सेल्फ कंटिन्यू टू बी कंसिडर। अब इसमें क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस की बात करें सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे सिलेबस में। मैथमेटिक्स में यहाँ पे आपको अगर कोई चैप्टर छोड़ भी रखा है तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि वो चैप्टर छोड़ रखा है तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। भाई पूरा मैथमेटिक्स ऑल एग्जाम का सेम होता है लगभग। आप थोड़ा सा वेटेज देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा क्वेश्चन है किस में नहीं है। तो इसमें क्या क्या देगा, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये सब आपके सामने यहाँ पे पूछने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें पूछेगा आपसे, और हालांकि सिलेबस जो दिया है बिल्कुल ठीक है, इसी में से लगभग सारी चीज़ें आ जाती हैं, और आप कोऑर्डिनेट के थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन आ भी सकता है, उसको पढ़ लेना थोड़ा बहुत। आगे बात करें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या उसने दिया है, तो एनालॉजीज एंड कंप्लीटेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जंबलिंग वेन डायग्राम, पजल, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स एंड इंटरप्रेशन ऑफ ग्राफ्स का इंटरप्रेशन वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं आपसे, ठीक है। उसने सीधा आपके सामने बोल दिया, तो ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इसका सिलेबस हिंदी में भी आपके सामने अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि जनरल अवेयरनेस में उसने कहा करंट इवेंट्स पूछूंगा, नेशनल इंटेलिजेंस इंपोर्टेंस पूछूंगा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स पूछूंगा, आर्ट एंड कल्चर पूछूंगा, इंडियन लिटरेचर पूछूंगा, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया पूछूंगा, जनरल साइंस पूछूंगा, लाइफ साइंस पूछूंगा, अप टू 10th बोर्ड की, है ना।
10th का भी सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहता है, सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादा प्रेफर करता है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, फिजिकल सोशल इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारे समझ में बात कम आएगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये 4 हो गए भैया आपके, ठीक है। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। स्टैटिक जीके में लगभग होल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो पर्यावरण, इन्वायरमेंट थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपकी मिलकर यहाँ पे पूछने वाला है। स्टैटिक जीके का थोड़ा ज़्यादा रोल रहता है इसमें, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछेगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। वो इसने कट ऑफ की बात करी, लेकिन ये मिनिमम परसेंट यूआर के 40% मिनिमम, ऐसा नहीं होता है। इनसे ऊपर ही कट ऑफ हमेशा रहती है। ये तो सब मिनिमम है कि इससे कम हो रहेगा तो वो आदमी डिस्क्वालीफाई है, बाहर है, खत्म उसकी कहानी। सेकंड स्टेट की बात करें भैया भाई, उसमें सिलेबस तो बिल्कुल सेम रहता है। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम का थोड़ा सा सिस्टम अच्छा देखने को मिलेगा कि भाई टाइम जो है वो टाइम 90 मिनट दे रहा है और 120 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बढ़ा भी दिए, टाइम उतना ही है। अरे वाह, तो ये मेंस है भाई, तो मेंस में तो ऐसा होना ही है। और यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि जैसा लेवल है ना बेटा, लेवल वहाँ से बढ़ जाएगा, लेवल भी बढ़ेगा, टाइम उतना ही रहेगा, क्वेश्चन भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको मेंस में आपकी पूरी परीक्षा ली जाती है, पूरा आपको ताके देखा जाता है कि बंदा कैसा है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 35 मैथ, 35 रीजनिंग के आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेम सिलेबस, कोई सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल दोनों के दोनों चीज़ों में जैसे प्रीलिम्स में सिलेबस ऐसे मेंस में सिलेबस सेम टू सेम है। 90 मिनट 120 क्वेश्चन है। यहाँ पे वेटेज आपको देखने को मिल रहा है 50 क्वेश्चन जीएस के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग और 35 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं। 120 क्वेश्चन है, पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट दिया जाता है और वो ही नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। सिलेबस में आप मैच कर लेना, एक एक चीज में कोई भी अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही है। 40% क्वालिफाई है, 40% क्वालिफाई मेंस में अगर हम बात करें तो यार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब केवल एक पॉइंट लाइन बढ़ाने के लिए। अगर हाँ ऐसा कभी हो जाए यार, कोई ऐसा लेवल बना दे भाई, एग्जामिनर धतूरा पी के बैठ गया और बोले कि आ जाओ भाई पेपर में तुमसे हिलने नहीं दूंगा, और रख दिया उसने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के सवाल, कहाँ से पता नहीं भाई कहाँ से लाया उठा के, अमेरिका के संविधान के सवाल यहाँ पे पूछ लिए, तो फिर बन गई बात, तकड़ी होगी भी ये बात फिर, है ना। फिर तो हमसे 40% क्या मतलब कुछ नहीं, भगवान भरोसे है ना। तुक्का लगाओगे फिर कुछ याद नहीं होगा तो क्या करोगे, पास तो करना है, 40 नंबर तो लानी है, 40 नहीं लाओगे तो वैसे डिस्क्वालीफाई हो गए। उसके बाद क्या होता है कि भाई जब आपने एग्जाम निकाल लिया सेकंड स्टेज वाला, तो उसमें आपको 8 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे 2 ही जगह पर। किस किस पर? सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट पर, और आपका बात करें जो टाइपिंग टेस्ट पे। सीबीएटी की बात करें, सीबीएटी स्टेशन मास्टर के लिए जो कराया जाता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क होते हैं। द कैंडिडेट नीड टू secure a minimum T score of 42 mark of each of the test batteries of qualify. This is applicable or a candidate in respective of community. जो साइको टेस्ट है उसमें कम से कम 42 मार्क लाने होते हैं, ये इसने कहा है यहाँ पे। नो एज रिलैक्सेशन, ये तो सब इसको ये सब बात उसी के 8 टाइम बुलाए जाएंगे, इसने मैंने आपको पहले जिक्र कर दिया था, 8 टाइम बुलाए जाएंगे, ठीक है। और जो 30, 70 और 30 का बेटा जो जाता है, इसने कहा कि क्वालिफाइंग इन द सीबीटी विद 70% में, और यानी कि सीबीटी 2 में 70% जितने भी उसने नंबर पाए हैं, कहने का मतलब उसने नंबर पाए हैं भाई साहब, अगर उसके 90 नंबर आए हैं तो 90 का 70% 963 नंबर तो उसको वहाँ से मिलेंगे। और मानिएगा उसने 50 नंबर वहाँ से, तो 50 का 30% जो होगा वो 15 नंबर वहाँ से मिलेंगे, तो 63 और 15 कुल मिलाकर 78 नंबर से उसकी कट ऑफ बनेगी। ये ऐसा कहता है भाई आपका कौन, स्टेशन मास्टर वाला सीबीटी। आगे टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये सीधा सीधा आराम से भाई, इसको कुछ नहीं करना है, इसको केवल क्या करना है, सीधी स्पेलिंग लिख ली, क्वालिफाई की स्पेलिंग समझ में आ गई, तो क्वालिफाई करेंगे और सीधा हम क्या करेंगे, आगे निकल जाएंगे भाई, है ना। क्वालिफाई करेंगे, पास हो जाएगा, पास होने के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर सीधा जिन बच्चों की टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, सीबीटी क्वालिफाई हो जाएगी, वो कहाँ जाएंगे, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और अगर आपने डॉक्यूमेंट सही बनाए, अपने सब कुछ ठीक है, तो सीधा आप समझ लीजिएगा कि अपना बेड़ा पार हो रहा है। और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको क्या किया जाएगा, आपको एक पैनल बनाया जाएगा। पैनल बनाने के बाद आप सीधा ज्वाइनिंग लेटर के लिए आ जाएंगे। देखो इसने बोल भी दिया कि किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनमें कुछ नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे इसने ब्लैंक रखा हुआ है ना। सीनियर के लिए कम टाइपिस्ट टाइपिंग चाहिए भैया। जूनियर अकाउंट, इसमें भी टाइपिंग चाहिए। स्टेशन मास्टर में सीबीएटी चाहिए, यानी कि साइको टेस्ट चाहिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होता है भाई, नॉर्मलाइजेशन मार्क होता है, मैं बता देता हूँ, मैंने पिछली बार एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया, सेलेक्ट हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट जो सीबीटी 1 है उसमें क्या होता है, ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का एग्जाम कराना संभव नहीं है सिंगल टू शिफ्ट में।
तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, आपका नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा फंडा रहता है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन में जैसा लास्ट टाइम हुआ था, तो लास्ट टाइम कुछ भी किसी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। आपके जो रो मार्क्स थे वही आपके ओरिजिनल मार्क्स थे, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का कोई झंझट नहीं था, सीधा सीधा रो मार्क्स ही आपका ओरिजिनल मार्क्स था। लेकिन लेवल 2 का एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट कराया गया था, पूरा एक ही दिन में खत्म कराया गया था, एक ही दिन एग्जाम हुआ था, किसी प्रकार का दूसरे दिन का कोई झंझट नहीं था। लेवल 2 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 3, सिंगल डे सिंगल डे सिंगल डे सिंगल डे। ओके, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई वाली की बात करें तो अप्लाई वाली 50 वीडियो, 500 वीडियो, 1000 वीडियो, 2000 वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार कोई समस्या कमेंट में डालिएगा भाई कि सर यहाँ पे इसमें क्या भरना है क्या नहीं भरना। जल्दबाजी नहीं करनी, अभी आपको पता है बाद तो काफ़ी लंबा समय है, 14/10 इसकी लास्ट डेट है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकल जाएंगे भाग जाएंगे, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूँ सितंबर में अपने फॉर्म फिल कर दीजिएगा, देख समझ के कहाँ पे आपको जोन भरना है। और जोन के बारे में अगर आपको कोई जानकारी ऐसी कुछ लेनी है, विस्तृत जानकारी कि सर कहाँ पे भरा जाए कहाँ पे नहीं भरा जाए, तो आप अपने जो जॉब आप कहाँ करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कैसे क्या आपकी तैयारी है, क्या आपका लेवल है, क्या नहीं, क्या उसको आप बताएंगे मुझे। अगर आप चाहते ही हैं तो मेरा नंबर आपको शायद है भी, लेकिन फिर भी आपके सामने मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है कि भाई ये नंबर आपके पास पहुँच चुका है। ठीक है, तो आगे इसके बाद हम बात करते हैं भाई कि क्या क्या चाहिए। तो जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा, फोटो वगैरह थोड़ा सा यार क्या करें अपग्रेड रखना है, ऐसा नहीं कि यार तुम 2004 का फोटो लगा के यहाँ पे बैठ जाओ और आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो जा रहा, आप तैयारी में थे फुल और हो गया भैया बाहर यहाँ से नहीं आ पा रहा। ठीक है, चलेगा आगे। कुछ भी ऐसा कोई आपके पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है, बस इतना है कि वैकेंसी वाला पैरामीटर आपको दिखा देता हूँ मैं। वैकेंसी वाला पैरामीटर क्या क्या है, कितनी वैकेंसी कहाँ पे, सबसे ज़्यादा वैकेंसी आरआरबी कोलकाता को दी गई है और WRCR जो होता है आपका मुंबई को भी यहाँ पे दी गई है। तो उसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी वैकेंसी आपके सामने कहाँ पे है। ठीक है, देखिएगा ये आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेल्स आरआरबी हैं सब जोन है, अहमदाबाद है, अजमेर है। तो इनकी वेबसाइट यहाँ पर आपको ब्लू कलर के लिंक से दी गई है, आप जाके विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं सारी की सारी जानकारी। प्रयागराज, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर और गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता और मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म यहाँ पे रखी गई है। आप अगर किसी चीज़ में आपको कोई डाउट है तो आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने भैया क्या बोला कि भैया हम तो यहाँ पे सीधा अब एनेक्सर लगा दिए, तो इन एनेक्सर जो भी आप जिस चीज़ को मतलब फुलफिल कर रहे हैं तो इसी एनेक्सर पे आप अपना चीज़ बनवा के लेके जाइएगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो बेहतर रहेगा। उससे क्या होता है कि जो इम्प्रेशन होता है, जो ऑफिसर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा है उसका इंप्रेशन थोड़ा सा अच्छा पड़ता है कि यार सेम चीज़ें जो हमको चाहिए थी वो यहाँ पे आपके सामने उसने पुटअप कर दी है। ठीक है, तो लास्ट में चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं बचा है जो मतलब मैंने आपको नहीं बताया। हाँ, ये वैकेंसी वाली चीज़ें हैं, तो आप यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं भाई कि पोस्ट पैरामीटर कितना है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डिग्री चाहिए वो सबको, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कुछ नहीं आता किसी भी। यहाँ देखो टोटल वैकेंसी इसने देखी भाई कितने, इसमें कौन सा जोन है, देखो WR में, WR की यहाँ पे रख दी इसने, RRB अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर रेट है। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये सब वैकेंसी का पैरामीटर है। और WR में देखो कितनी वैकेंसी टोटल है भाई, WR में टोटल वैकेंसी है 516। ठीक है, या 516 वैकेंसी आप देख सकते हैं। मैं सबकी वैकेंसी बोल रहा हूँ सीधा, 132 है भाई कहाँ पर, ये अजमेर, RRB अजमेर। ठीक है, NWR होगा। और ये तुम्हारा 496 वैकेंसी RRB बेंगलुरु में है। ठीक है, ये भोपाल में 155 है और तुम्हारा भुवनेश्वर में 758 वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है यहाँ पे भी भुवनेश्वर में। आगे चले तो भाई बिलासपुर में 649 वैकेंसी, बिलासपुर में भी ठीक वैकेंसी। चंडीगढ़ में 410, मात्र 410 वैकेंसी के साथ यहाँ पर चंडीगढ़ बैठा हुआ है। चेन्नई में भाई 436 वैकेंसी है और गोरखपुर में 129 वैकेंसी है। गुवाहाटी में भाई 516 वैकेंसी, जो कि अच्छी वैकेंसी आपके सामने लेकर आया है। आगे चलते हैं, जम्मू श्रीनगर में 145 वैकेंसी है, कोलकाता में 1382 वैकेंसी, जो कि टॉप मोस्ट रैंक पर है इस चीज़ में। तो ये सब वैकेंसी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ मतलब मेरे जो वीडियो है जो मैं आपको पहुंचाना चाहता था, जो इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन खत्म होती है। हालांकि आपको किसी भी पॉइंट पर, किसी भी चीज़ पर, कोई भी किसी प्रकार की चाहिए वीडियो तो मैं आपको सामने लेकर आऊँगा। यानी कंटिन्यू मैं अब इस NTPC के रिगार्डिंग जितनी भी बातें आपके सामने मैं पहुँचा सकता हूँ, मैं अपने हिस्से जितना काम कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए रेडी हूँ।
और यहाँ पे मैं सीधा सीधा एक बात और बता देता हूँ कि मैं आपको अब ऐसी ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कि रेलवे में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या क्या पासेज मिलते हैं। अब पासेज वगैरह भी रेलवे में मिलते हैं भाई, और फैसिलिटी में क्वार्टर मिलता है, और HRA आपका कट जाएगा, मतलब HRA नहीं मिलेगा तो आपको क्वार्टर मिलेगा, क्वार्टर आप वगैरह देख सकते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको अपना क्वार्टर भी। तो एक वीडियो मेरी कल या परसों आएगी जिसमें मैं आपको अपने कंप्लीट क्वार्टर का रिव्यू आपको दूंगा कि मेरे क्वार्टर में क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। चलिएगा, ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट, गुड बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।